बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है माहौल। हम देख सकते हैं अभी हाल ही की घटनाओं को हम देखें, हाथरस की घटना हम सभी लोग जान रहे हैं। बुलंदशहर में हाल में घटना हुई है जो कि बिल्कुल हाथरस की तरह है, जिसमें खुद पुलिस वाले जो हैं वो आरोपियों को संरक्षण देते हैं, खुद जो सरकार है वो उनको संरक्षण दे रही है। उसके अलावा जो गोहरी में घटना हुई है जिसमें पूरे पूरे दलित परिवार को मार कर, काट कर, महिलाओं का रेप कर कर उनको मार दिया गया, और जो वहाँ पे जो आरोपी थे, जो अपर कास्ट के आरोपी थे, उनको दोबारा से सरकार ने बचाया है। फलसफे इश्क में आए थे वो सवालों की तरह, कि फलसफे इश्क में आए थे वो सवालों की तरह, हम ख्याल पेश आए ख्यालों की तरह, शीशागार बैठे रहे हिज्र की तमाल लेकर, और हमारे सपने टूट रहे हैं कांच के शीशों की तरह। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दे कई हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है। और इस बार युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है इस चुनाव पर, किस राजनीतिक दल को समर्थन दे रहे हैं, कौन से नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बनारस में। अगर बनारस की बात की जाए तो दो चीजें पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, वो है सुबह बनारस और शाम अवध। इसीलिए हम लोग बनारस में हैं। अगर बात करें बनारस की तो यहाँ 7वें चरण में मतदान होना है, 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। बनारस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये। तो बीएचयू में हम मौजूद हैं, बीएचयू के युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार उनके क्या मुद्दे हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविशंकर तिवारी हुआ। रवि जी, चुनाव नजदीक हैं, खुद आप एक छात्र हैं, युवा हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार युवाओं का जो जनादेश है वो ऐसी राजनीतिक दल के पास जाना जा रहा है जो रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, मुद्दों की बात करेगा। क्या लगता है ऐसा कौन सा दल है जो इन सारे मुद्दों को साथ लेकर चल रहा है? जी अभी तक तो पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो हमारे हिसाब से बीजेपी ने इन सब पे ज़्यादा काम किया है, तो हमारे अनुसार तो हम बीजेपी को ही समर्थन करने वाले हैं। लेकिन जो अलग राजनीतिक दल हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा राज में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं मिला है युवाओं को, और युवाओं के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले ये सब चीज़ें नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन वो चीज़ है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो आप लोग उसे उजागर कर रहे हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे समाधान हो पाएगा, बस इसी वजह से। अगर रोजगार के मुद्दे की बात की जाए, महंगाई के मुद्दे की बात की जाए, जो भी नई सरकार आने वाली है उससे आप लोग की क्या अपेक्षाएं रहेंगी? जी हमारी तो यही अपेक्षाएं रहेंगी, क्योंकि हम लोग भी छात्र हैं, तो रोजगार दिया जाए और महंगाई तो बढ़ा है तो उसे भी नियंत्रण करने का कोशिश किया जाए। यानी कुल मिलाकर जो रोजगार का मुद्दा है वो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक दल समीकरणों को साधने के लिए अब रोजगार के मुद्दे पर ज्यादा बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? डॉक्टर विमर्श मिश्रा। विमर्श जी, देखा जाए तो पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, तमाम चीजों पर विकास के दावों पर बात की गई, लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल हवाई दावे हैं। कैसे देखते हैं? अभी आप लखनऊ से आए हैं कि कहाँ से आए हैं? जी मैं तो लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से बनारस आने में कैसा लगा आप बताएंगे ना। आज से 5 साल पहले वो सड़कों की क्या हालत थी, सड़कें बताती हैं। काम अगर अखिलेश सर बोलते थे कि काम बोलता है, तो अभी काम दिख रहा होगा, रोड दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। आप लाइट देख लीजिए, हम लोग गाँव में रहते हैं तो गाँव में पहले लाइटें नहीं होती थी, अभी लाइट है, रोड है। हाँ, रोजगार का प्रॉब्लम तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबको रोजगार गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। तो उसने स्किल इंडिया और इसको जो भी उनके प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उनको अगले 5 साल में, ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी आपने सड़कों की बात की, अगर देखा जाए तो बनारस एक चीज के लिए जाना जा रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इस पर भी कई सियासत खेली गई। क्या लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसकी देन हो सकती है? देखिए, जैसे आगरा अखिलेश की देन है, आगरा एक्सप्रेस वे, और यमुना एक्सप्रेस वे मायावती की देन है, तो ये योगी आदित्यनाथ की देन है, और योगी आदित्यनाथ को इसकी क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उससे बनारस को फ़ायदा नहीं है, लेकिन बलिया और अन्य क्षेत्र को तो फ़ायदा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से। कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश ये कह रहे हैं कि ये काम उनका है, केवल फीता काटा गया। और काम उनका है तो उनके टाइम पे बन गया होता, हम लोग चल रहे होते। अभी काम जिसके में चल रहे हैं उसी का न बोलेंगे। और ये 4 साल में बना है, और जब तक अधिग्रहण में 90% जमीन अधिग्रहण नहीं हो जाता है तब तक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट का ही रूल है। तो उस समय अधिग्रहण हुआ नहीं था, अधिग्रहण जिसके समय में हुआ है, जिसके समय बना है, पूरे दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान देख रहा है, बनारस देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है। चुनेगा जिसको चुनना होगा उसको। आप किसको चुनेंगे? हम वोट 7 तारीख को दबा के बताएंगे किसको चुनेंगे। ये तो अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो किस राजनीतिक दल को समर्थन जाएगा? बीजेपी को। वजह?
वजह योगी और मोदी। योगी और मोदी, विकास, रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे। कहा तो विकास तो मुझे दिख रहा है, बस रोजगार चाहिए उनसे। जब जिन्होंने विकास किया वो रोजगार भी देंगे, बस कुछ दिन का वेट करना होगा हमें। तो रोजगार के इंतजार में युवा जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि योगी और मोदी जो हैं वही विकास देंगे, क्योंकि उन्होंने विकास किया है इसलिए वो रोजगार भी वही देंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बीएचयू में हम खड़े हैं, इन 5 सालों में बीएचयू में कुछ बदला? बीएचयू बहुत बदला। कैसे? बीएचयू में रोजगार मिला है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सब कुछ। देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, समाज में कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। इससे पहले नहीं लोग आते थे? नहीं, आते थे, लेकिन उस समय कुछ दूसरा समय था, अब बदल गया है, बदलाव हुआ है। अब देखिए, वैश्विक महामारी कोविड के चलते मतलब कि देश में अनेक प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन इससे भी मोदी योगी ने बखूबी लड़ा और अच्छे ढंग से हमें लगता है कि स्वास्थ्य लोगों को मुहैया कराया। अभी आयुष्मान कार्ड जो बना है 5 लाख का, समझिए कि पहले गरीबों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अगर वो अपना आयुष्मान कार्ड लेके जा रहे हैं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट। सारे मुद्दे जो आप बता रहे हैं जनता का बता रहे हैं। मैं अगर विशेष वर्ग की बात करूं, युवा वर्ग, कहा जाता है देश का भविष्य युवा वर्ग है। इस युवा वर्ग को इन 5 सालों में क्या मिला? देखिए, युवा वर्ग को रोजगार मिला, लेकिन अपेक्षा से ज्यादा नहीं मिला। बात विपक्षी पार्टी तो करी लाठियां भी मिली हैं। देखिए, वो हर सरकार में लाठियां मिलती है, विशेष रूप से बीजेपी में लाठियां नहीं मिली है। मायावती की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है और बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर लाठियां खाए युवा तो कुछ गलत तरीके वो अपनाया गया था, मतलब कि सरकार विरोधी गतिविधियों में। उसके लिए रोजगार मांगना, अपना हक मांगना, सरकार विरोधी गतिविधि। सरकार से लड़ाई लड़िए, हक रोजगार की लड़ाई लड़िए, लेकिन कहने का मतलब कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी समाजवादी पार्टी, उसने भी युवाओं को खूब लाठियां दी। ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन ये कि ये थोड़ा से बेहतर हुए। अभी इनको बेहतर करने का और समय चाहिए, और जब दोबारा सरकार 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो हमें लगता है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह पूर्ण बहुमत में आ रही है। तो युवा वर्ग का कहना है कि पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार आ रही, क्योंकि विकास किया है और रोजगार देने की बारी है। वो अब की 5 साल में अगर सरकार आती तो रोजगार देगी। भैया, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, इन 5 सालों में युवा वर्ग को क्या मिला है? नहीं, जो वैकेंसीज आना चाहिए वो तो आई है अब, लेकिन क्या है कि जितना आबादी है सभी को तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। ये सब नंबर 1 चीज़ है। दूसरा कुछ है, हम लोग जैसे ये है कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था अगर बदला नहीं गया दुनिया के हिसाब से तो वो चरमरा जाएगी। जैसे 90 में हमारा क्या स्थिति हुआ था, मैंने अब का पाकिस्तान, ये श्रीलंका थे हम, तो हम चीज़ों को समझते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जितना सृजित पोस्ट है वो समय से होता रहे, क्योंकि सबको तो घर बुला के नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। और दूसरा कुछ है कि प्राइवेट का भी होना चाहिए, इंडस्ट्रीज को इधर लाना चाहिए। तो इसको लेकर के इनिशिएटिव तो लिया गया है। आज यूपी का जीडीपी देखिए तो इंडिया का दूसरा स्टेट के रूप में माने सबसे ज़्यादा जीडीपी में आ गया है, तो चीज़ें हो रही है थोड़ा गति। विपक्षी पार्टी तो कह रही है केवल हवाई दावे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यूपी में। यूपी जो है और पीछे चला गया है, इन 5 सालों में जितना वो था उससे कहीं पीछे चला गया है। नहीं, देखिए, विपक्ष का आरोप लगाना ये तो लोकतंत्र का अपना आधार होता है, लेकिन जनता देखती है और तुलना करती है कि ये सरकार, वो सरकार, फलाना सरकार में कौन बेहतर है। आपने तुलना की? हाँ बिल्कुल, तुलना में कौन बेहतर है? नहीं, तुलनात्मक रूप से योगी जी का बहुत अच्छा रहा है अगर पिछली सरकार को देखें। हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि आने वाली वो सरकार पुनः जब आएगी तो वो अच्छा नहीं करेगी, लेकिन अगर पिछले जो सरकारें रही है उसमें से इनकी सरकार खास करके सुरक्षा को लेकर के, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो समूचे देश में एक तरह से गुंडागर्दी के लिए मशहूर हो चुका था। अगर यूपी के लोग कहीं जाते थे तो उनसे लोग भय करते थे कि भाई ये क्रिमिनल हो सकता है, तो वो जो एक कैरेक्टर था उसमें चेंज आया। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी होता है। आज यूक्रेन में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ जान रहा है कि नहीं, मैं मुद्दों से नहीं हटकूंगा, यूक्रेन नहीं जाऊंगा, मैं यूपी में ही रहूंगा। अगर यूपी की बात की जाए तो जो भी नई सरकार आती है उससे आप लोगों की क्या अपेक्षाएं रहेंगी? हाँ, नई सरकार जो आती है तो सबसे पहले हम लोग यूथ हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट का सृजित पोस्ट है उसकी वैकेंसीज आए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा है, चूँकि लोग सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जाएँ। और तीसरी जो एक चीज़ और है कि सरकार का थोड़ा सा मतलब ये जो स्टूडेंट को लेकर के जरा सा जो संवेदनहीनता रही है
जो अभी कुछ हम वीडियोस देखे थे वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट आपके हैं, आपके स्टेट के हैं, आपका समर्थन भी करते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो हम उसको लेकर के थोड़ा सा, जो भी नई सरकार आएगी समायोजन बैठा के रखना होगा युवा वर्ग, अलग अलग वर्गों के प्रति, और कहीं ना कहीं जो रोजगार का मुद्दा है वो एक चुनौती होगा नई सरकार के लिए भी। सर आपसे भी जानना चाहूंगा जी, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दावे कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिए, हमने विकास किया, उत्तर प्रदेश को हमने बढ़ाया है, लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल है उनका ये कहना है कि इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो वो युवा है। कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि जो विपक्षी दल हैं अगर वो सरकार में आते हैं तो उसके बाद उनका क्या रवैया है वो सभी स्टूडेंट को और युवा वर्ग को पता है। अभी बीजेपी ने क्या है, जितनी भी सरकारी वैकेंसियां हैं उसको धीरे धीरे करके निकाल रही है और एक सीरियल वाइज हर वैकेंसीज को फुलफिल कर रहा है। एक साथ आप कहें कि जितनी वैकेंसीज पिछले सरकार में खाली थी एक साथ फिलअप कर दीजिए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्स है, उस रिसोर्स का यूज़ कर रही है और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो वैकेंसी स्टार्ट कर रही है। रह गई बात की युवा रोजगार की, तो सबको तो सरकारी नौकरी है नहीं, लिमिटेड है। और मोदी जी का स्किल इंडिया और बहुत सारे जो भी प्लान्स प्रोग्राम चल रहे हैं जो रोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, तो उस पर फोकस करना होगा युवाओं को। और कुल मिलाकर जो सरकारी योजनाएं हैं वो बेहतर हैं आपके हिसाब से देखा जाए? जी, जो योजनाएं हैं उस पर फोकस करनी चाहिए युवा वर्ग को, क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है, युवा को खुद से रोजगार को क्रिएट करना है और लोगों को रोजगार देने के तरफ देखना है युवा को। यानी कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, युवाओं को उसको साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। और भी लोग हम उनसे जानेंगे। भैया आपसे जानना चाहूंगा, आत्मनिर्भर भारत एक स्लोगन दिया गया था कोविड काल में, उस आत्मनिर्भर भारत पर इस सरकार ने कितना काम किया है आपके नजरिए से देखा जाए तो? देखिए, इस सरकार का यही धारणा ही था, शुरू से इन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात की है। इन्होंने लोकलाइजेशन में बहुत मतलब कि उन्हें बात ही करते हैं कि जो लोग अपना लोकल चीज़ों का यूज करें और इस पे काम करें कि लोकल फॉर वोकल। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, तो उन्होंने आत्मनिर्भर के लिए बहुत से ऐसे प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये इसी सरकार में नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, क्या लगता है इससे आप लोगों को कुछ फायदा है? देखिए, नई शिक्षा नीति जो आई है, मैंने तो अभी उसको कुछ ज़्यादा मुझे उसका पता नहीं है। दरअसल आप जो प्रश्न ले रहे हैं ना, तो रैंडमली ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी इधर का हो, इकोनॉमिक्स का होता है, कोई इंटरनेशनल लॉ पढ़ता है, तो थोड़ा सा मतलब कंप्लीट आंसर। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि युवा वर्ग की अगर बात की जाए तो सरकार ये कह रही है कि हम तमाम योजनाएं लाए हैं, चाहे ओडीओपी हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत स्किल इंडिया हो, चाहे विश्वकर्मा सम्मान योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं लाए हैं। इससे अगर देखा जाए तो छात्रों को या युवा वर्ग को क्या बेनिफिट पहुंचा है? हाँ, बिल्कुल निस्संदेह। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान होता है, तो किसी भी देश में अगर आप चाइना को ले लें, उससे पहले आपका 50 के दशक में यूएस को ले लीजिए, किसी भी देश में जो वहाँ का डेवलपमेंट होता है उसमें आत्मनिर्भरता तो होना ही चाहिए। क्योंकि हम अगर चीज़ों को इन्वेंट नहीं करेंगे, उसको क्रिएट नहीं करेंगे, तो अमूमन है कि हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो इंडियन रुपीज़ फॉरेन जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो गड़बड़ हो जाएगा, ट्रेड जो है डिफिसिट होगा। तो इस कारण से, और रही बात भारत में जो इनिशिएटिव लिया गया आत्मनिर्भर भारत का, तो वो अभी तक सकारात्मक रहा है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी भारत सरकार ले रही है, जैसे राफेल को ले रही है या फिर कोई और टेक्नोलॉजी ले रही है, डिफेंस के सेक्टर में हो या फिर और भी सेक्टर में, तो इनका एक दो फंडा होता है। एक तो ये कोलैबोरेशन करते हैं कि भाई हमें 20 चाहिए तो 8 आपसे लेंगे, 12 आपको इधर ही बनाना होगा। असॉल्ट राइफल का अगर हुआ था, ट्रीटी हुई थी, तो इस अगर युवा वर्ग की धारणा समझने की कोशिश करें तो जो आत्मनिर्भर भारत की मुहिम छेड़ी गई है, कहीं ना कहीं वो भारत को कई दशकों तक आगे ले जाएगी। भैया आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर देखा जाए तो योगी सरकार में रोजगार कितना मिला है? सबसे पहले आप आए हमारे कैंपस में, अब मैं तहे दिल से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहाँ के छात्रों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ कि आप एक प्रतिष्ठित संस्था में आए हुए हैं और हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो कि यहाँ से एक शांतिपूर्वक वार्ता हो ताकि ये पहुँचे, जन तक पहुँचे। मेरा नाम रितेश हुआ, मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ। साहित्य के स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी जो सिलसिला है सवालों की, मैं एक शेर के साथ, जो सुदर्शन फाकिर एक जलंधर के बहुत बड़े शायर थे, उनकी ये शेर है कि फलसफे इश्क में आए थे वो सवालों की तरह, कि फलसफे इश्क में आए थे वो सवालों की तरह, हम ख्याल पेश आए ख्यालों की तरह, शीशागार बैठे रहे हिज्र की तमाल लेकर, और हमारे सपने टूट रहे हैं कांच के शीशों की तरह। तो अगर इन पंक्तियों की बात की जाए तो ये इशारा किसकी तरफ है, क्या कहना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल,
इशारों में ही कुछ कह देते हैं, समझने वाले समझकर गुजर जाते हैं। तो बात यह है कि इशारा आप समझ सकते हैं। साहित्य की एक कवि की खासियत होती है कि डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, निरपक्ष बोल देते हैं, और हवाएं जहाँ जानी होती है, खिड़कियाँ खुली होती है, चली जाती है। जो हमारे दर्शक हैं वो भले कवि ना हो, तो उनको सरल भाषा में अगर आप समझाना चाहें। बिल्कुल, बात यह है कि मुद्दे की बात की जाए, एक स्टूडेंट और एक जनता जिस उम्मीद से किसी सरकार को किसी प्रदेश में चुनती है, उनकी उम्मीद होती है शिक्षा, बेरोजगारी। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा हमारी देश की नहीं, युवाओं की नहीं, एक पूरे ब्रह्मांड कह सकते हैं, पूरे समाज की। ये क्या होती है? एक बुनियादी ढांचा होती है। अगर हमारी शिक्षा सही है तो हम हर पहलू पर, हर मोड़ पे अपने आप को निखर सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को व्यक्तित्व में ला सकते हैं। लेकिन जब आपकी शिक्षा नीति में, आपकी शिक्षा परवरिश में, आपकी शिक्षा की सुझाव में, सुजगता में, संलिप्तता में अगर व्यवहारिक रूप से परिवर्तन ना आए, वहाँ पे चीज़ों को अच्छे तरीक़े से रखा ना जाए, तो क्या होगी कि शिक्षा बस एक शिक्षा के नाम के रह जाएगी। अब शिक्षा के रूप पर ले लीजिए कि टीचर की वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार में हो रही है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई भी पार्टी दूध का धोया हुआ है, क्योंकि कालीदे की परिंदे हर किसी पे पड़ी रहती है और छिटके हर जगह पड़े रहते हैं। कुछ पे ज़्यादा होते हैं तो कुछ पे कम होते हैं। तो आती है और कुछ चीज़ चली जाती है, लेकिन कुछ इस तरह से अपनी दाग देकर चल जाती है कि सरफ मजने के बाद भी वो छूट और उस पर दाग रह जाती है। तो सरकार में क्या हो रहा है कि जैसे कुछ गरीब परिवार से बच्चे जो उठ कर आ रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनका हो सकता है कि एज भी खत्म होने जा रहा है, पेपर होने से पहले पेपर आउट हो रहे, ठीक है आउट हो रही है, लेकिन ये क्या बीत रही होगी इलाहाबाद के छात्रों पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र जो काशी डिबेट कर सकता है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कोसों दूर से 500 मीटर 600 मीटर से एक आशा उम्मीद के साथ आए हुए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। वो यहाँ सबको आवास हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। वो चित्रपुर के 500-700 के कमरे में रहते हैं, जाइएगा तो एक पल रह नहीं पाइएगा। वो अगर बच्चे बेशक तैयारी करते रहते हैं, इलाहाबाद टेट का पेपर देने जाते हैं, रास्ता में पहुँचते हैं, स्टेशन पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक कर गया, तो हो सकता है कि उन पे कुछ ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ेगा। हो सकता है जिनकी बुनियादी ढांचा सही है, जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन सही, उन पे कुछ नहीं होगा। तो पीड़ा आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों में है। इनका ये कहना है कि पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो वो छात्र इससे पीड़ित होते हैं, जो सालों तक मेहनत करते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। और भी लोग हम उनसे पूछेंगे। आपसे भी जानना चाहूँगा भैया, अभी आपके साथी ने एक बड़ी बात कह दी कि छात्रों में ये पीड़ा है कि वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ के जाते हैं लेकिन पेपर नहीं हो पाता है। क्या यहाँ पर गड़बड़ी सरकार की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है, क्या कहना चाहिए? सरकार की तरफ से तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो सकती है। और दूसरी बात, भाई ने कहा कि बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, मानता हूँ मेहनत करते हैं, लेकिन ये भाई साहित्य के हैं, इनके पास टैलेंट है, अपना टैलेंट कहीं भी यूज करके अपना अर्न कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कहीं भी अपना लिख सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप थोड़े ना किसी सरकारी नौकरी के लिए आप यहाँ पे आए हैं, आप खुद कर सकते हैं। तो कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा क्या कर सकती है सरकार, जॉब बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है? 10,000 वैकेंसी पुलिस के आगे 20,000 कर सकती है, उससे कितना लाभ हो सकता है? आप ही सोचिए। क्षमताएं भरी कर सकती है ना, लेकिन अगर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी दे रही है, 5G स्पेक्ट्रम आ रही है, बहुत सारे 4G आने के बाद कितने सारे एंटरप्रेन्योरशिप आए हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इस पे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, बहुत सारे स्किल डेवलप हो रहे हैं, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई वेब टेक्नोलॉजी सीख रहा है, तो इन सब से बहुत रोजगार क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लग रहे हैं कि अभी यूपीएससी ही निकलेगा, कितना सीट निकाल सकता है? 10,000 1,000 रहता है सीट यूपीएससी में, 2,000 बढ़ाया जा सकता है, और कितने का इससे लाभ हो सकता है? प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार इसके लिए काम भी कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है, युवाओं का कहना है। कुल मिलाकर एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, अगर सरकार रिपीट होती है या जो भी नई सरकार आती है, उससे क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या अपेक्षाएं रहेंगी? उससे देखिए, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा किया गया है, खास करके कहीं भी काशी हो या कहीं भी पिछले 5 साल से अगर कंपेरिजन किया जाए तो बहुत बेहतर हुआ है। हाँ, जॉब में हम कह सकते हैं कि बढ़ा सकती है सरकार, जॉब बढ़ाने की आवश्यकता है, और बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आज इस साल का आप देख लीजिए बजट, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन पे बहुत कम खर्च किया गया है। हाँ, एजुकेशन पे बहुत सबसे ज़्यादा इस बार खर्च किया गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो भी है प्राइवेटाइजेशन में, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। नए एंटरप्रेन्योर को साफ जाहिर है कि सरकार की जो मंशा है वो निखर कर सामने आ रही है और छात्रों को इसका लाभ भी मिलेगा। कुछ छात्राएं भी हम उनसे जानेंगे।
आपसे मैं जानना चाहूंगा कि योगी सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है, इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपा पा रही है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हॉस्टल में आप रहती हैं, क्या सच में माहौल सुरक्षित है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है माहौल। हम देख सकते हैं अभी हाल ही की घटनाओं को हम देखें, हाथरस की घटना हम सभी लोग जान रहे हैं। बुलंदशहर में हाल में घटना हुई है जो कि बिल्कुल हाथरस की तरह है, जिसमें खुद पुलिस वाले जो हैं वो आरोपियों को संरक्षण देते हैं, खुद जो सरकार है वो उनको संरक्षण दे रही है। उसके अलावा जो गोहरी में घटना हुई है जिसमें पूरे दलित परिवार को मारकर काटकर महिलाओं का रेप कर उनको मार दिया गया, और जो वहाँ पे जो आरोपी थे, जो अपर कास्ट के आरोपी थे, उनको दोबारा से सरकार ने बचाया है। उस पर दोबारा से ये बोला गया कि ये दूसरा केस बना दिया गया, झूठा केस बना दिया गया कि ये कुछ अफेयर का केस था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भी ऐसे केस है, जो भी महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, स्पेशली जो पावर वाली पोजीशन के लोग कर रहे हैं, चाहे वो कास्ट के मामले में हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर का हम केस देख लें कि वो खुद बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का एमएलए ने वो रेप करता है और उसके बाद उसी के पिता को टॉर्चर किया जाता है, जेल में टॉर्चर किया जाता है। उनकी गाड़ी जो है, उनके घर वालों की गाड़ी जो है वो ट्रक से उड़ा दी जाती है। तो मतलब महिलाओं की सबसे बुरी स्थिति हुई है इन 5 सालों में। अच्छा, महिलाओं की स्थिति बुरी हुई है। अगर इससे पहले की जो सरकारें हैं उनमें क्या स्थिति थी, अगर आपसे पूछूं मैं? उनकी पहले की सरकारों में भी कुछ बेहतर स्थिति नहीं थी महिलाओं की। हम देखते आ रहे हैं कि हमेशा से रेप होते आए हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, यूपी में रही हो या देश में रही हो, तो बलात्कार के केस इस तरीके के होते हैं। लेकिन ये है कि इस सरकार ने और ज्यादा उग्र तरीके से किया, क्योंकि ये संरक्षण भी कर रही है, रेपिस्ट का संरक्षण कर रही है, उसका जश्न भी मना रही है। बड़ा आरोप लगाया गया है सरकार पर कि जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, उनका संरक्षण किया जा रहा है सरकार में। बड़ी बात इन्होंने कही है। दोबारा आपके पास आना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? कि पूर्ववर्ती सरकारों में डेटा कैसा रहा? डाटा यहाँ जो कुछ भी हो, रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा हर जगह अवेलेबल है। और जो सरकार अच्छी काम की है, मैं इसको तहे दिल से शुक्रिया करता कि योगी जी के गवर्नमेंट में जो सुरक्षा मिली है वो हद तक बाकी जो गवर्नमेंट थी वहाँ से हद तक सही है। लड़कियां कदम से कदम बढ़ाकर रात को निकल रही है, लाइब्रेरी से निकल रही है, पढ़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो वाद विवाद है, आरोप प्रत्यारोप है, वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। और भी लोग हम उनसे जानेंगे। भैया, क्या लगता है इस सरकार ने कुछ काम किया युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा नाम शुभम है और मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। और भैया, जो अभी बात हुआ है सुरक्षा का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली सरकार के मुकाबले सुरक्षा इसमें ज़्यादा मिली है। पिछली सरकार के मुकाबले प्रदेश में गुंडाई कम हुआ है लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जो छात्रों का है, आस्था का सम्मान हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद उनका। क्योंकि बाकी सरकारें कैसी थी, अमूमन सबको पता है कि आस्था को लेके लोगों में कैसा ही था। लेकिन जो मेन बात है कि भैया बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को जिस तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है सरकार में, उससे थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि 5G आने से और वेब डेवलप करने से गाँव की स्थिति नहीं सुधरती है। और भारत गाँव का देश है, ऐसा इतिहास भी कहता है, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो विपक्ष में भी है, सब मानते हैं। तो आप कहेंगे कि 4G आ गया, 5G आ गया, इससे गांव की स्थिति सुधर जाएगी। सरकार ये भी तो दावे कर रही है कि जो योजनाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो गांव तक भी पहुंची हैं। चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शौचालय की बात हो, आवास की बात हो, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो गांव तक पहुंची हैं और गांव को स्मार्ट किया जा रहा है। जी, गांव को स्मार्ट किया जा रहा है। लेकिन गाँव में आप नॉर्मल रूप से मैं कह रहा हूँ कि आप गाँव में जाइए और 100 घरों का सर्वे कीजिए, तो 100 घर में मात्र 5 घर में लैपटॉप होंगे। आप भी जानते हैं, सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हर जगह नहीं है। और इसलिए आप कह रहे हैं कि गाँव को स्मार्ट किया जा रहा है, ठीक है जी। मोबाइल देखिए, मोबाइल फोन से आप कितना काम कर सकते हैं। मोबाइल फोन से क्रांति आ जाएगी क्या वेब की दुनिया में? चलिए, क्रांति नहीं आएगी तो जो भी नई सरकार आती है उनसे क्या लगता है वो किस तरीके से क्रांति लाएं? जी, नई सरकार, मैं सरकार के हटाने मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी नई सरकार आती, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, वो ऐसा क्या करे जिससे क्रांति आ जाए? सबसे बड़ी बात कि 5G और 4G से ही गाँव की स्थिति नहीं सुधर सकती है। और भारत स्मार्ट हो, आपको पता होना चाहिए कि शाइनिंग इंडिया जो 2004 में था, गाँव की स्थिति कैसे सुधरेगी, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। जो शाइनिंग इंडिया भाजपा का था 2004 में, उसमें वाजपेयी जी की पूरी सरकार गिर गई थी। यही नगरीकरण और गाँव को शहर बनाने की जो होड़ थी, वैसे नहीं होता है। गाँव को आप गाँव के लेवल से सोचिए,
गांधी के लेवल से गाँव को सोचिए, ऐसा सरकार कर भी रही है। आपको नीचे से आना होगा, ये नहीं कि शहर के लोग अगर लैपटॉप चला रहे हैं उसको हम गांव में लाके थोप दें और आपको भी सीखना होगा। नहीं, गांव के लोगों का समाज अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, आप गांव के लेवल पे सोचिए। बाकी सरकार जितना भी काम हुआ है एकदम काबिले तारीफ है, उस पर कोटि कोटि धन्यवाद योगी जी का भी और मोदी जी का भी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आए हैं उनके लिए किसी ऐसे बाहरी, आप बार बार अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह का जो आप कह रहे हैं उससे प्राइवेटाइजेशन हल नहीं है इसका। आप सरकार में रह के सरकारी नौकरियों के माध्यम से आप कर सकते हैं। और रह गया सरकारी नौकरियों का, एक सरकार कितना भी दे उसको बढ़ा सकती है सरकार। और अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो प्राइवेटाइजेशन में कोई बहुत मूलभूत सुधार नहीं हो पा रहा है ना, इस तरीके की नहीं हो पा रही है ना। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन एकमात्र समाधान नहीं है। आप जाइए और सरकारी नौकरियों के प्रति अपनाइए। तो अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, रोजगार की बात हुई, विकास की बात हुई, और सबका ये कहना है कि सरकार को अभी थोड़ा सा ध्यान देने की और जरूरत है। बहरहाल जो काम सरकार ने किया है वो अच्छा किया है। हाँ भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने इनसे पूछा कि गाँव की स्थिति कैसे सुधर सकती है। जैसे यूपी सरकार की योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, तो जो गांव के लोकल वर्कर हैं, चाहे वो बढ़ई का काम करते हो, चाहे जो जिस तरह से यहाँ पे अभी रामनगर में जाएंगे तो वहाँ पॉटरी बनती है, यहाँ पे साड़ी का काम होता है, तो इस प्रोजेक्ट को एक बड़े लेवल पे इस तरह से मतलब संचालित किया जाए ताकि यहाँ का प्रोजेक्ट आगे जाके बिके, जो उसमें समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जाए। अगर जैसे कोरोना आया, कोरोना में कितने लोगों की रोजगार चला गया, चाहे उनको दिक्कतें आई, जैसे अभी बड़े लेवल पे आप जाएंगे तो यही चीज़ सेमीकंडक्टर को लेके हो रहा है कि सेमीकंडक्टर खत्म होने वाला है। तो जो हमारी निजी चीज़ है, जो लोकल प्रोडक्ट हैं, उनको बड़े लेवल पे पहुंचाया जाए। जैसे अभी बना, तो सरकार इसके लिए प्रयासरत है, आपको लगता है? सरकार कुछ हद तक प्रयासरत है, लेकिन अभी उसको और आगे प्रोसेस करना है। जैसे मोदी जी के आने के बाद यहाँ पे जिस तरह से बनारस बदला है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। आप घूम के देखिए, आप 80 घाट चले जाइए, आप विश्वनाथ कॉरिडोर चले जाइए, आप शास्त्री हवाई अड्डा चले जाइए, तो आने के बाद चीज़ें बदली हैं। तो इसलिए सरकार कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कर रही है, बाकी लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है। तो बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी और तेजी से बदलाव करने की गुंजाइश है, ज़रूरत है, ये कहना साफ तौर पर बीएचयू के छात्रों का है। तमाम मुद्दों पर बात हुई है, किसी ने प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाया, किसी ने रोजगार का मुद्दा उठाया, किसी ने विकास का मुद्दा उठाया, किसी ने धार्मिक का मुद्दा उठाया है। अब देखना ये लाजमी होगा कि जब 10 मार्च को नई सरकार का गठन होता है तो वो इन मुद्दों पर क्या काम करती है और आखिरकार युवा वर्ग को नई सरकार से क्या मिलता है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेय, इंसाइडर, बनारस। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।